हेलो दोस्तों, मैं सुमित शर्मा एसएम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में लिमिट और डिफरेंशिएशन के लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन के सारे कंसेप्ट भी करा दिए हैं और प्रैक्टिस सेट भी करा दिए हैं। जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल थे पेपर में आने वाले, लास्ट क्लास में तो मैंने बिल्कुल न्यू क्वेश्चन जो आरडी शर्मा के थे वो सारे करा दिए हैं। आज से हम एक नया न्यू टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्शरेखा एंड अविलंब। तो ये जो है, अब जैसे कि डिमांड थी लोगों की कि हिंदी में भी पीडीएफ बनाओ, हिंदी में भी पीपीटी बनाओ, तो अब मैं हिंदी में भी कंसेप्ट सारे लेके आया हूँ, इंग्लिश के साथ हिंदी में भी चलेगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंजेंट और नॉर्मल। आज हम इस वीडियो में सारा कंसेप्ट जो भी टेंजेंट एंड नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं। आज कुछ नहीं बचेगा इसमें, ठीक है। तो आज हम टेंजेंट, नॉर्मल, स्पर्शरेखा एवं अविलंब, इसके बारे में आज पूरा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। टेंजेंट होती क्या है, सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा टेंजेंट क्या होती है। तो थोड़ा सा टेंजेंट के बारे में पहले डिस्कस कर लेना है क्या होती है, उसके बाद पढ़ेंगे चीजें। तो मान लो मैं इधर समझाऊं, देखो टेंजेंट नहीं, मैं समझा रहा हूं ओनली कि लाइन क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले समझो लाइन क्या होती है। ये एक लाइन है, ये कोई भी एक लाइन है, यही आगे जाके टेंजेंट बनेगी, बताऊंगा क्या होता है टेंजेंट। अब ये लाइन है, तो लाइन ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल पर रहती है, मान लो थीटा रहती है। तो ये जो थीटा है ये क्या होता है, अगर इसमें 10 लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, इसका स्लोप। इसका क्या बन जाता है, ये स्लोप। टेन थीटा को क्या बोलते हैं, इस लाइन का स्लोप। स्लोप को हिंदी में और क्या बोलते हैं, ढाल। क्या बोलते हैं, ढाल। तो इसकी अगर ढाल कितनी है वो थीटा पे डिपेंड करेगी कि ये एंगल एक्स अक्ष से, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कितने एंगल पर झुका हुआ है, और उसमें अगर 10 लगा दिया तो वही क्या बन जाती है, ढाल। अब मान लो टेन थीटा, अगर मैं यहां पे ऐसे करूं, एक मिनट, ठीक है, अगर मैं यहां पे ये करूं और ये मान लो ये दूरी जो है ये है चेंज इन बाई, ये बाई में चेंज है, ये क्या है, बाई में चेंज, और ये क्या है, ये है एक्स में चेंज, ये है एक्स में चेंज। कुछ भी होगा, मान लो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है एक्स, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 - 2। ऐसे ही यहाँ पे मान लो 1 है और यहाँ पे कुछ भी है 3, तो ये हो जाएगा 3 - 1। तो ये चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अब सोचो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा। तो इसमें भी अगर मैं टेन थीटा निकालूं, इसमें अगर टेन थीटा निकालूं, ट्राइंगल पाइथागोरस वाला है ये, तो इसमें टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसमें, डेल वाई, और आधार कितना है, डेल एक्स। तो टेन थीटा का दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अगर मान लो ये वैल्यूज ये है x1 x2, समझना मेरी बात, और ये है y1 y2। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, y2 - y1। ऊपर वाले में से ये घटा दोगे तभी तो y2 - y1 बच जाएगा ये। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 - x1। तो टेन थीटा के मैं स्लोप के फॉर्मूले सिखा रहा हूं, ढाल के कितने फॉर्मूले होते हैं। तो ढाल का एक फॉर्मूला तो यही हो गया टेन थीटा। अगर एंगल दे रखा हो तो टेन थीटा लगा दोगे। अगर तुम्हें चेंज दे रखा हो, बाई में चेंज, इसको हम बाई में चेंज अपॉन एक्स में चेंज, तो बाई में चेंज कितना है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और अगर डिफरेंशिएशन से यूज करोगे तो इसको हम बोलते हैं dy अपॉन dx। इसको क्या बोलते हैं, dy अपॉन dx। तो किसी भी रेखा की, किसी भी लाइन की ढाल के 3 फॉर्मूले होते हैं। अगर एंगल दे रखा हो तो टेन थीटा लगा देना, अगर 2 पॉइंट दे रखे हो तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अगर कोई फंक्शन दे रखा हो तो लगा देना dy dx। इसको डिनोट किससे करेंगे, m से। इसको डिनोट किससे करेंगे, हमेशा m से। तो अगर मैं बात करूं टेंजेंट क्या होती है, तो देखो कोई भी कर्व है, ये कोई भी कर्व है, मान लो ये कर्व है कोई y = fx। तो इस पर जो किसी बिंदु पर p कोई बिंदु है, x, y, p क्या है, कोई पॉइंट x, y, तो इससे जो लाइन, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। तो जो है ये कोई भी कर्व है, ये कोई भी कर्व है। अब ये कोई पॉइंट है x, y। अब इस पॉइंट पर जो लाइन इसको टच करती हुई जाएगी, क्या करती हुई जाएगी, टच। टच मतलब स्पर्श करती हुई जाएगी, उसी को बोलते हैं हम स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट। तो
टेंजेंट किस किस पर आएगी? एक पॉइंट पर। तो देखो ये कहां है, अगर मैं पूछूं तो ये जो है ये टेंजेंट है। ये क्या है? यही क्या है? टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होती है? किसी फंक्शन के किसी बिंदु पर जो एक स्पर्श रेखा होती है उसी को क्या बोलते हैं? टेंजेंट। अब नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है अभिलंब। नॉर्मल क्या होता है? अभिलंब। इस टेंजेंट पर भी जो परपेंडिकुलर पड़ जाए, इस टेंजेंट पर भी जो क्या पड़ जाए? परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे एंगल कितना हो? 90 डिग्री। तो इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। नॉर्मल या अभिलंब, नॉर्मल या अभिलंब। बहुत आसान है। स्पर्श रेखा क्या होती है? एक सीधी रेखा होती है और जो y बराबर एफ एक्स को किसी एक बिंदु पर, कहां पर? हमेशा एक पॉइंट की बात करेंगे, किसी एक पॉइंट पर क्या करती है? स्पर्श करती है। उसी को क्या बोलते हैं हम? टेंजेंट। टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन विच टचेस द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट अ पॉइंट। ये बात याद रखने वाली है। एक पॉइंट पर किसी कर्व को अगर कोई रेखा टच कर रही है उसी को क्या बोलेंगे हम? टेंजेंट। अगर बात करूं नॉर्मल, तो नॉर्मल कुछ नहीं है, टेंजेंट में जो परपेंडिकुलर पड़ेगा उसी को क्या बोलेंगे? नॉर्मल। तो नॉर्मल भी क्या होता है? एक लाइन ही होती है जो परपेंडिकुलर होती है किसके? टेंजेंट के। टेंजेंट के किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, मतलब इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब कहां पे कट कर रहे हैं। तो देखो ये यहां पे कट कर रहा है ना, पी एक्स को वाई पे, यही वाले पॉइंट पे। तो ये क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। तो टेंजेंट क्या है? किसी कर्व की स्पर्श रेखा। और नॉर्मल क्या है? उस पर अभिलंब, मतलब स्पर्श रेखा पर भी लंब डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? नॉर्मल। ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है, टेंजेंट और नॉर्मल होता क्या है। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखो अगर मैं पूछूं कि एक पॉइंट से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, अगर मैं पूछूं x1 y1 से जाने वाली तथा ढाल मतलब स्लोप m वाली रेखा का समीकरण। कहने का मतलब है इस बिंदु से, बिंदु क्या है? पॉइंट क्या है? x1 y1। तो इससे तो कोई लाइन पास कर रही है और स्लोप क्या है? m से जा रही है। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगी? तो वो फॉर्मूला याद होगा तुम लोगों को, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। यहां पे ये स्लोप होता है और ये क्या होता है? पॉइंट x1 y1। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड स्लोप कितना है उसका? m। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। ठीक है। अगर मैं इसी में कहूं तुमसे कि अब मुझे कोई फंक्शन दे रखा है, तो जब भी फंक्शन मिलेगा तो तुम्हें स्लोप ऐसे थीटा से नहीं निकाल सकते। m के भी फॉर्मूले पढ़ाए मैंने। एक तो फॉर्मूला हो गया टेन थीटा, एक होता है dy अपॉन dx। तो ध्यान रखना, जब भी y इक्वल टू एफ एक्स हो तो हमेशा स्लोप निकालने का तरीका होता है dy अपॉन dx। तो स्लोप कैसे निकलेगा? हमेशा dy अपॉन dx। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछूं, यहीं पे क्या पूछूं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो देखो पॉइंट मिल गया और थीटा m क्या होगा? m हो जाएगा dy बाई dx। m क्या हो जाएगा? dy बाई dx। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? y माइनस y1 इक्वल टू m की जगह क्या लिखेंगे? dy अपॉन dx। m की जगह क्या लिखेंगे? हमेशा dy अपॉन dx। ठीक है। यहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एफ एक्स, ये और लिख लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहां लिख लो ऑफ एफ एक्स एट x1 y1। तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले m निकाल लेंगे dy बाई dx और यहां क्या आ जाएगा? x माइनस x1। अब dy बाई dx भी कहां निकालना है? एट x1 y1। इसी पॉइंट पे तुम्हें dy बाई dx भी निकालना है। तो ये फॉर्मूला किसका होता है? टेंजेंट का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है। और अगर बात करूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मतलब अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण।
तो गौर से देखोगे, अभी मैं एक चीज बताऊंगा, इनमें रिलेशन क्या होता है कि इसकी ढाल में और मतलब इसके स्लोप में, टेंजेंट के स्लोप में और नॉर्मल के स्लोप में। लेकिन अभी याद कर लो डायरेक्ट, बाई माइनस बाई वन इक्वल टू, ये dy अपॉन dx की जगह लिखना माइनस के dx अपॉन dy। अभी बताऊंगा क्यों आया ये माइनस के dx अपॉन dy, x माइनस x वन, माइनस के dx अपॉन dy x माइनस x वन। देखो क्या है, तो अगर मैं बात करूं कि स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, तो वो होगा ये बाई माइनस बाई वन इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स और x माइनस एक्स वन, और डी वाई अपॉन डी एक्स भी क्या निकालना है, एट एक्स वन कॉमा बाई वन, एक्स वन कॉमा बाई वन। कोई दिक्कत, यहां पे तुम्हें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। अब मैं बात करूं नॉर्मल का समीकरण क्या होगा, अविलंब का समीकरण, तो वो होगा माइनस वन अपॉन कर देते हैं बस, या इसको पलट दो और माइनस लगा दो, बात एक ही है, माइनस वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। अभी बताऊंगा ये क्यों आया, माइनस वन अपॉन क्यों किया, ठीक है। और एट एक्स वन बाई वन और यहाँ पे x माइनस एक्स वन। अभी के लिए याद कर लो, ये क्या होते हैं, अविलंब के समीकरण। ये होता है टेंजेंट का, स्पर्श रेखा का समीकरण, ये है अविलंब का समीकरण, ठीक है। ये क्यों आया स्लोप, ऐसा तो मैं बताऊंगा क्यों आया ये, ठीक है। अब बात आई स्पेशल कंडीशंस फॉर टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। स्पर्श रेखा और अविलंब की विशेष स्थितियां क्या होती है। देखो, हमें बेसिकली एम के बारे में बात करनी है, ढाल जो थी, ढाल जिसे हम स्लोप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लोप। तो यही होता है डी वाई बाई डी एक्स। अब इसके बारे में बात कर रहे हैं इन सब में। तो देखो क्या कह रहा है, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो। अब बताओ, यहां समझा रहा हूं सब। स्पर्श रेखा है, कोई एक कर्व है और ये यहां पे है, और ये किसके समांतर है, एक्स अक्ष के। किसके समांतर है ये, एक्स अक्ष के, क्या है, पैरेलल। ये स्पर्श रेखा, ये क्या है, टेंजेंट, और ये क्या है, पैरेलल है एक्स अक्ष के, एक्स एक्सिस के, है कि नहीं है, बिल्कुल पैरेलल है। अब बताओ ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, इसके हम पैरेलल एक और लाइन खींच दें तो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी 0 डिग्री। कितना डिग्री, 0 डिग्री। एक्स अक्ष के समांतर है तो एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनाएगी, 0 डिग्री। और मैंने क्या फॉर्मूला बताया है इसका, ये टेन थीटा भी होता है ना, थीटा क्या है, एक्स अक्ष से एंगल, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, थीटा 0 हो जाएगा, और टेन 0 की वैल्यू 0। तो जब एक्स अक्ष के समांतर क्या रहेगी, स्पर्श रेखा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि एंगल क्या बन गया, 0 बन गया। टेंजेंट से इसका एंगल दोनों का क्या बन गया, 0। अब बताओ अगर बाई अक्ष के समांतर हो, मान लो ऐसा कोई कर्व है, अब समझो कर्व पे डिपेंड करेगा ना कौन से पॉइंट को बना रहे हैं। मान लो ऐसा कोई कर्व है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पर स्पर्श रेखा खींच दे रहा हूं, ये खींच दी। अब ये क्या है, बाई अक्ष के समांतर, ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट है वो समांतर किसके है, बाई अक्ष के। अब बाई अक्ष के है तो बताओ अब ये एंगल कितना बनाएगी, 90 डिग्री। एक्स अक्ष से कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री जैसे ही आप 90 डालोगे, 10 90 और 10 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो इस वजह से इसका एंगल कितना आ जाएगा, ये केवल tan थीटा से आ रहा है और कहीं से नहीं आ रहा है, ठीक है। स्पर्श रेखा अगर बाई अक्ष के समांतर हो तो कितना आंसर आता है, इनफाइनाइट, ठीक है। अगर टेंजेंट जो है इक्वल एंगल्स विद द एक्सिस, मतलब टेंजेंट अक्षों से क्या बना रही हो, समान कोण बना रही हो, अक्षों से क्या कोण बना रही हो, समान। तो कुछ सोचो, मैं इसीलिए पहले पढ़ा दिया हूं कि ढाल क्या होती है, स्लोप पहले ही बढ़ा दिया हूं। तो अगर अक्षों से, मान लो ये है, ये दोनों अच्छे, ये टेंजेंट है, कोई भी कर्व है और उसकी टेंजेंट ये है, तो ये अक्षों से कितना कोण बना रही है, ये भी 45 और ये भी 45, समान कोण बना रही है। तो थीटा कितना हो गया, थीटा होता है एक्स अक्ष वाला, तो थीटा कितना हो गया, 45, और यहां रखोगे तो tan 45, tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, tan 45, और tan 45 की वैल्यू होती है प्लस का 1। कितना होती है, प्लस का 1। लेकिन अगर मान लो ये इधर हो, ये भी तो हो सकती है, ये ऐसे है, तो अब भी तो ये एंगल बराबर बना रही है, यहां भी 45 और यहां भी 45। लेकिन हमें एंगल, मैंने क्या बताया है, स्लोप निकालते हुए एंगल हमें प्लस एक्स से नापना है। कहां से नापना है, प्लस एक्स से। तो टोटल कितना हो जाएगा ये, अगर पूछूं तो मैं, टोटल हो जाएगा ये 3 पाई बाई 4।
135 डिग्री। कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। और tan 135 का मान कितना होता है? tan 135 का मान होता है -51। तो इसके दो आंसर आ सकते हैं, या तो +1 और एक -1। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करूं आगे। बताओ, अब एक चीज याद कर लो अभी के लिए। देखो, कुछ नहीं करना तुम्हें, जो नॉर्मल है इतना याद कर लो बस। एक सेकेंड, इतना याद कर लो। स्लोप ऑफ टेंजेंट, अभी बताऊंगा ये कहां से आया। स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल इक्वल टू -1 होता है। इतना याद कर लो, ये बताऊंगा ये कहां से आया। देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने भी क्या बताया था, dy/dx इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल मैंने अभी पीछे लिखा था, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल इक्वल टू -1। तो यहीं से तो निकल के आया था स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया बताओ? -1/dy/dx। तो वहां मैंने नॉर्मल का स्लोप ये -1 क्यों लिखा? क्योंकि ये वाली कंडीशन मुझे याद है। ये बताऊंगा कहां से आई है। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप क्या होता है वैसा? -1 का मल्टीप्लाई। तो जब भी नॉर्मल का स्लोप निकालना पड़े, स्लोप मतलब ढाल, जब भी नॉर्मल की ढाल निकालनी पड़े तो -1 कर देना है। ठीक है, तो अगर यहीं पे टेंजेंट की जगह क्या आ जाए? नॉर्मल शब्द आ जाए, नॉर्मल, तो कुछ नहीं करना, -1 कर देना है इन सबको। क्या कर देना है? -1। तो अगला यही है, अविलंब के लिए एक्स अक्ष के समांतर हो अविलंब। देखो खुद सोचो, अगर वैसे तो -1 कर दोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी सोचो अविलंब क्या होता है। मान लो ये क्या है, अविलंब क्या है? एक्स अक्ष के समांतर है, ये है नॉर्मल, ये क्या है? नॉर्मल। तो अविलंब क्या है? एक्स अक्ष के समांतर। अब मुझे बताओ, अविलंब अगर एक्स अक्ष के समांतर है तो जो टेंजेंट होगी वो कहां होगी? तो टेंजेंट और नॉर्मल में क्या रिलेशन होता है? परपेंडिकुलर होती है। तो टेंजेंट क्या होगी? ये टेंजेंट है, टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये कितना एंगल बनाएगी एक्स अक्ष से? 90 डिग्री। तो यही तो होता है टेंजेंट ही तो बताया मैंने, dy/dx। टेंजेंट का स्लोप ही तो बताया dy/dx। तो dy/dx तो यही आ जाएगा tan थीटा, tan 90, और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। तो जब भी नॉर्मल के बारे में बात करें तो तुम्हें बस टेंजेंट के बारे में सोचना है। तो वो कितना आ जाएगा? ये 90, तो टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया? इनफाइनाइट। ठीक है, तो क्या कहा है उसने कि अविलंब, और यही क्या है? dy/dx की वैल्यू है। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, -1 कर देना है। तो वहां क्या था? 0 था, तो -1/0 भी क्या होता है? इनफाइनाइट। और वहां क्या था इस वाले में? देखो, अविलंब अगर y अक्ष के समांतर है तो टेंजेंट x अक्ष के समांतर रहेगी। टेंजेंट कहां रहेगी? x अक्ष के समांतर। तो आंसर क्या आएगा? 0। और दोनों एंगल सेम बनाए तो फिर तो वही 45 और वही रहने वाला है 135। ठीक है, तो ये नॉर्मल की कंडीशन होती है, वो किसकी है? टेंजेंट की। उल्टा कर देना है बस माइनस लगा के। ठीक है, ये फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं ये पेपर में। ये दोनों तो खास करके मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे वाले भले नहीं है। इससे पेपर में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का याद कर लो, बाई dy/dx। इसमें बाई आता है, याद रखना। dy/dx का बाई से गुणा कर दोगे तो सब नॉर्मल की लेंथ निकल आएगी, उप अविलंब की लंबाई, उप अविलंब की लंबाई। अगर इसमें बाई/dy/dx करोगे तो सब टेंजेंट की लंबाई आ जाएगी, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो दो फॉर्मूले हैं, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट जब जब आएगा पेपर में तो हम बाई अपॉन करेंगे, और सब नॉर्मल आएगा तो बाई में मल्टीप्लाई करेंगे। ये याद करने वाले फॉर्मूले याद ही करने हैं। ठीक है, इसके बाद लेंथ ऑफ टेंजेंट, वो था सब टेंजेंट, ये टेंजेंट। तो इसका फॉर्मूला ये होता है बाई √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर अपॉन dy/dx, अपॉन dy/dx। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये है टेंजेंट का, टेंजेंट की लेंथ। अगर इसी में ये हटा दिया जाए, केवल ये हटा दोगे तो ये किसका बन जाएगा? नॉर्मल की लेंथ बन जाएगी। किसकी बन जाएगी? नॉर्मल की लेंथ। तो फॉर्मूला बड़ा आसान सा है, बाई √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर अपॉन dy/dx करोगे। देखो पिछले में भी अपॉन हो रहा था, टेंजेंट में अपॉन होता है
और नॉर्मल में मल्टीप्लाई होता है। नॉर्मल क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां तो ये ऊपर वाले ही लिख जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। डीवाई बाई डी एक्स वही है स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्पर्श रेखा की ढाल। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, वैसे एसिम्पटोट में पढ़ाया जाता है। ठीक है, टेंजेंट एट द ओरिजिन, मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण। मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो इसको करने की ट्रिक है, उसको हमें डायरेक्ट याद रखनी है। जब भी पूछेगा टेंजेंट एट ओरिजिन, मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा पूछे, क्या पूछे? मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा। तो तरीका क्या है सुनो, मान लो ये क्वेश्चन में लेके आया हूं, इसमें पूछा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, ऐसे ही आता है पेपर में, इक्वेशन बताओ टेंजेंट की एट ओरिजिन। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ये देखना है क्वेश्चन में कि छोटी डिग्री, सबसे छोटी डिग्री कौन सी है क्वेश्चन में। पहले तो ये देखो, सबसे पहले देखने वाली बात ये है कि टेंजेंट हमें कहां निकालनी है? ओरिजिन पे। तो 100% कोई भी कर्व है, ये मुझे नहीं पता, कोई भी कर्व है, ये कोई भी कर्व है, ये ओरिजिन से तो जा ही रहा होगा ना, 0,0 से। क्यों जा रहा होगा? क्योंकि उस पे टेंजेंट स्पर्श रेखा निकालनी है 0,0 पे। तो 0,0 पे स्पर्श रेखा जब ही मिलेगी जब वो कर्व भी 0,0 से जा रहा होगा। तो ये 0,0 से निकल गया मान लो। तो ये भी देख लेना है कि 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखो 0 0 0 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब एक्स और वाई की जगह तुम्हें हमेशा क्या रख के देखना है? 0 0, तभी निकाल पाओगे ओरिजिन। देखो इसमें भी 0 0 0 0 0 0, तो देखो सब 0 हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये 0 0 से पास कर रहा है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि निकालेंगे कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, लोएस्ट डिग्री देखनी है, लोएस्ट डिग्री इक्वेशन में। इसमें मैं पूछूं एक्स की डिग्री कितनी है? 2, वाई की डिग्री 2, जी 2g तो कांस्टेंट है, इनकी डिग्री नहीं है, एक्स की 1 या वाई की भी 1। तो मैं पूछूं छोटी वाली डिग्री कौन सी है? तो तुम कहोगे 2 वाली तो बड़ी हो गई, छोटी वाली है ये। छोटी वाली कौन सी है? 2gx प्लस 2fy, इनकी डिग्री 1 1 है, इन्हीं को तुम्हें 0 रख देना है, इन्हीं को क्या कर देना है? 0। टेंजेंट एट ओरिजिन निकालने के लिए क्या करना है तुम्हें? लोएस्ट डिग्री टर्म्स को 0 रख देना है, सबसे छोटी डिग्री जो हो उसको क्या कर दो? 0। तो इसमें 1 1 डिग्री के ये थे, ये 0 कर दिए, और यहां से सॉल्व करोगे 2 कॉमन लेके 0 चला जाएगा, तो 2x gx प्लस fy का मान क्या आ गया? 0। यही इसका आंसर है, यही क्या है इसका आंसर। तो टेंजेंट एट ओरिजिन जब भी पूछेगा, टेंजेंट एट ओरिजिन जब भी पूछेगा तुम्हें क्या करना है? सिंपल लोएस्ट डिग्री टर्म को क्या कर देना है? 0। तो ये क्या लिख रहा है? इफ द कर्व passes through the origin, then the equation of tangent at the origin can be directly written, डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? by equating to 0 the lowest degree terms appearing in the equation of curve। मतलब लोएस्ट डिग्री टर्म्स को क्या कर देना है? 0 के इक्वल रख देना है। न्यूनतम घात वाले पदों को क्या रख देना है? 0 के बराबर रखकर निकाल सकते हैं हम, सीधे निकाला जा सकता है। ठीक है, 0 के बराबर रख देना है। ऐसे दूसरे वाले में बताओ, देखो इसकी 3 डिग्री है, इसमें भी 3 है, इन दोनों की मिला के 3 हो जाएगी, इन दोनों की भी मिला के 3 हो जाएगी, लेकिन ये दोनों 2 डिग्री के हैं, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको इक्वल में करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस एक्स। ऐसे करके हम, कभी भी हमसे पूछेगा ना टेंजेंट एट ओरिजिन, तो तुम्हें लोएस्ट डिग्री टर्म जितने भी आए उनको क्या कर देना है? हमेशा 0। ठीक है, उसके बाद एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ये पेपर में आने वाला कंसेप्ट है, ये भी पेपर में सबसे ज्यादा आता है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, दो वक्रों का प्रतिच्छेदन का कोण। कुछ नहीं है इसका फॉर्मूला, देखो 2 कर्व मिलेंगे तुम्हें, y इक्वल टू f1x और y इक्वल टू f2x, f1x और f2x, y इक्वल टू f2x। 100% ये दोनों एक दूसरे को काट रहे होंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, और जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट निकाल लेंगे हम, वो मैं सिखाऊंगा क्वेश्चन में। कोई एक पॉइंट होगा जिस पर ये क्या कर रहे होंगे? इंटरसेक्ट, काट रहे होंगे। तो मान लो ये Px1, y1 पर क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। मैं बताऊंगा कैसे निकलेगा ये पॉइंट। तो पॉइंट क्या है? x1, y1, x1, y1। तो तुम्हें इनका ढाल निकाल लेनी है। इसका स्लोप क्या होगा बताओ? इसका स्लोप मैं इसको m1 नाम दे दे रहा हूं, इसके स्लोप को क्या नाम दे दे रहा हूं? m1। इसका स्लोप होगा मान लो dy अपॉन dx, dy तो दोनों में, ठीक है, तो इसको नाम दे दो f1 डैश x, f1 डैश कर दिया। अब बताओ इसका स्लोप क्या होगा? y2 का, दूसरे वाले का स्लोप m2 क्या होगा? इसका भी dy अपॉन dx ही होगा,
लेकिन इसको मैं नाम दे दे रहा हूं f2x, सॉरी f1 डैश है ये, और ये f2 डैश x, ठीक है। तो m1 का स्लोप, तो f1 डैश इसका डेरिवेटिव, तो m1 का स्लोप आ गया और इसका डेरिवेटिव आ गया m2 आ गया। अब कहां निकालना है, एट x1 y1, x1 y1, ये भी कहां निकालना है, एट x1 y1। अब ये 100% ऐसे ये दो कोण है, मान लो ये दो वो है, दो कर्व है, तो ये कहां काट रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे को, तो ये जितना एंगल बना रहे हैं तो इनकी टेंजेंट भी उतना ही एंगल बना रही है। ये मान लो ये है और इसकी टेंजेंट ये इसकी टेंजेंट है और ये दूसरे की टेंजेंट है, तो इनका दोनों का स्लोप निकाल लिया टेंजेंट का। तो ये जितना एंगल बना रहे हैं थीटा, उतना ही मानते हैं हम कि कर्व भी आपस में एंगल बना रहे हैं। तो इस थीटा को निकालने का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड। ये फॉर्मूला होता है। ये आया कहां से, वैसे 11th की बुक में दे रखा है, लेकिन अभी हम इतने पे नहीं जा रहे हैं, केवल याद रखना है m1 माइनस m2। m1 क्या है, पहले कर्व का स्लोप, m2 क्या है, दूसरे कर्व का स्लोप, और m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 क्या है, पहले कर्व का स्लोप, और m2 क्या है, दूसरे कर्व का स्लोप, ठीक है। तो दो वक्रों के बीच का कोण हमेशा किसके बराबर होता है, उसी बिंदु पर उसकी स्पर्श रेखाओं टेंजेंट के बीच बने कोण के क्या होता है, बराबर। टेंजेंट के बीच का कोण जो होगा वही कर्व के बीच का कोण होता है, और उसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड। तो ये याद रखना है फॉर्मूला। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि थीटा मान लो अगर दोनों, यही मैंने बताया था, देखो अगर दोनों कर्व एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, देखो इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट ये होगी और इसकी टेंजेंट ये होगी, तो ये कितने डिग्री में बन गए, 90 डिग्री। और जब भी इनके बीच का कोण 90 डिग्री हो गया, तो देखो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो अगर मैं कहूं थीटा क्या हो गया मेरा, 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री हो गया, 1090 की वैल्यू कितनी हो गई, इन्फिनिटी। अब मुझे बताओ ये वैल्यू इन्फिनिटी कब आएगी, ये वैल्यू इन्फिनिटी कब आएगी, ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी जब आएगी जब डिनोमिनेटर में हर में क्या हो जाए, जीरो। तो 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। तो यहां से आएगा m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या हो जाए, माइनस का 1। m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या हो जाए, तो देखो ये m1 ही है और ये m2 ही है, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, -1। तो m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 कब होती है, जब दोनों कर्व एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होते हैं। तो देखो यही मैंने पहले ही बताया है। अब सुनो जो मैं छोड़ आया हूं वहां पे कंसेप्ट, मैंने बताया था ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, ये स्पर्श रेखा है और ये अभिलंब है। अब ये दोनों एक दूसरे पे कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो अगर मैं बात करूं इसका स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप और इसका स्लोप m2, इनमें क्या रिलेशन होगा, ये मान लो dy बाई dx है, तो मैंने क्या बताया था इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, अगर 90 डिग्री बन रहा है दो लाइन के बीच के एंगल, तो उनका स्लोप में रिलेशन होगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, जो अभी बता के आया हूं। ये m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 कब होता है, ये जब दोनों 90 डिग्री पे होंगे। तो देखो m1 इंटू m2 की वैल्यू -1। अब इसकी अगर dy बाई dx है तो ये dy बाई dx डिवाइड में तो चला जाता है, तो मैंने बताया था इसकी वैल्यू निकालने के लिए माइनस के 1 अपॉन कर लो, तो वो इसीलिए बताया था, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होंगे तो यही याद रखना है कि माइनस के 1 अपॉन लिखना है हमेशा, ठीक है। तो गौर से देखो अगर थीटा 90 डिग्री है तो m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा -1। m1 क्या है, पहले कर्व का स्लोप, m2 क्या है, दूसरे कर्व का स्लोप। और ऐसे कर्व्स का नाम होता है ऑर्थोगोनल कर्व। ऐसे कर्व का नाम क्या होता है, लंबवत वक्र या ऑर्थोगोनल बोलते हैं। ऐसे कर्व का नाम क्या होता है, ऑर्थोगोनल कर्व्स। अगर मैं बात करूं दूसरी, अगर थीटा 0 है, थीटा क्या है, 0, तो खुद सोचो अगर थीटा 0 है, थीटा 0 है तो पैरेलल जैसा होगा कुछ कुछ, और तो थीटा 0 हो गया। अब थीटा 0 हो गया तो टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू 0 है तो टेन 0 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब ये 0 कब होगा, ये 0 आ गया, ये 0 कब होगा, जब m1
-m2 की वैल्यू क्या हो जाए 0, मतलब m1 बराबर क्या आ जाए m2। सिंपल सी बात ये है। तो ये जो है अगर दो कर्व आपस में 0 डिग्री एंगल बना रहे हैं तो उनके स्लोप क्या होंगे, हमेशा बराबर। याद क्या रखना है तुम्हें, याद रखना है जब भी 90 डिग्री बनेगा तो ये रिलेशन होगा, और जब 0 डिग्री, ये आएंगे पेपर में, जब 90 डिग्री बनेगा तो m1 माइनस m2 इक्वल टू -1, और 0 बनेगा तो m1 इक्वल टू m2। ये दो बात याद रखनी है, ठीक है। और ऐसे कर्व को क्या बोलते हैं हम, टेंजेंशियल कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल कर्व, जो 0 डिग्री पे होते हैं उनको, ठीक है। इसके बाद हाँ, ये इससे पेपर में 100% क्वेश्चन आता ही आता है। देखो ये वाला क्वेश्चन तो ये बताऊंगा, ये वाला तो एलटी ग्रेड में भी आया था, अभी जो पेपर हुआ है डायरेक्ट फॉर्मूले ही आए हैं। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट। तो पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, देखो स्लोप फॉर्म ज्यादातर पूछी जाती है, स्लोप फॉर्म, पॉइंट फॉर्म कम पूछी जाती है, स्लोप फॉर्म ज्यादा पूछी जाती है। तो पैराबोला की याद कर लेना इनको डायरेक्ट। पैराबोला अगर ये वाला है y² इक्वल टू 4ax, तो इसकी स्लोप फॉर्म क्या होती है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही है, क्या है ये, टेंजेंट की फॉर्म है। तो स्लोप फॉर्म क्या होगी, ये पेपर में 100% आती है, और इससे क्वेश्चन भी कराऊंगा। y बराबर mx प्लस a अपॉन m। ए क्या है, a ये है, और m क्या है, m स्लोप है इस कर्व का। m क्या है, इस कर्व का स्लोप, स्लोप ऑफ y² इक्वल टू 4ax, इस कर्व का स्लोप। और वो निकलेगा कैसे, वो निकलेगा dy अपॉन dx करके, ठीक है। तो m ये है और a ये है, तो ये याद रखना है, इससे 100% क्वेश्चन आएगा। मैं इतने क्वेश्चन कराऊंगा इसके बहुत ज्यादा। स्लोप फॉर्म क्या होती है, y बराबर mx प्लस a अपॉन m। पॉइंट फॉर्म जब भी बनानी हो, देखो पॉइंट फॉर्म की ट्रिक है। पॉइंट फॉर्म जब भी बनानी हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जब भी x² दिखे तो वहां x(x1) लिख देना, ये x1 y1 पॉइंट होता है। और y² देखे तो y1 लिख देना। और अगर x देखे तो x की जगह लिखा जाता है x प्लस x1 अपॉन 2, x प्लस x1 अपॉन 2। और y की जगह क्या लिखा जाता है, y प्लस y1 अपॉन 2। तो गौर से देखो, इस चीज को रखो, y² की जगह क्या रखूं, y1, y² की जगह y1 इक्वल टू 4a, और x की जगह क्या होता है मेरे, x प्लस x1 अपॉन 2। तो 2 से ये 2 टाइम कट जाएगा, तो देखो यही फॉर्म आ जाएगी 2a x प्लस x1। तो ये याद रखनी है, खास करके स्लोप फॉर्म सबकी याद रखनी है। इस वाले पैराबोला की सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। इस वाले पैराबोला की क्या होती है, y इक्वल टू mx माइनस am², y इक्वल टू mx माइनस am²। और पॉइंट फॉर्म कैसे बनेगी, x² को लिखोगे x(x1) और 4a, और y को क्या होता है, y प्लस y1 अपॉन 2। 2 से ये कट जाएगा तो स्लोप फॉर्म आ जाएगी, 2 से कट जाएगा तो सॉरी पॉइंट फॉर्म आ जाएगी। ये मैंने बता दिया। इलिप्स जो है, ये वाली जो फॉर्म थी, ये एलटी ग्रेड में डायरेक्ट ही आया था क्वेश्चन इसका ही, कि ये मैच करने थे कि कौन किसकी फॉर्म है। तो प्लस वाली होती है वो दीर्घवृत्त की होती है इलिप्स की, और माइनस वाली किसकी होती है, अतिपरवलय की। तो ये याद करनी है, क्या है, y बराबर mx प्लस माइनस अंडर रूट में a² m² प्लस b²। अब यहाँ पे a और b क्या है, a और b वही है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो a ये है और b क्या है, b ये है, और m क्या है, m है स्लोप, इस कर्व का स्लोप, ठीक है। तो स्लोप फॉर्म ये हो गई। अगर मैं बात करूं पॉइंट फॉर्म, तो पॉइंट फॉर्म तो ऐसी बनती है, x² को क्या लिखोगे, x(x1) और y² को y(y1) अपॉन b² इक्वल टू 1। बन गई है। ऐसे ही हाइपरबोला के लिए याद रखनी है। हाइपरबोला में क्या है, ये तो पॉइंट फॉर्म तो x(x1) y(y1) ही हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या आया था यहाँ पे माइनस। याद रखने वाली बात यही है। मैं तीनों स्लोप फॉर्म ले आया हूं, और ये पेपर में सबसे ज्यादा आएंगे, इनके क्वेश्चन भी करने वाले हैं हम। अगर मैं बात करूं सर्कल की, तो पॉइंट फॉर्म तो ऐसी बन जाएगी x(x1) करके, लेकिन गौर से देखो इलिप्स में और इसमें अंतर क्या होता है। इलिप्स में अगर मैं b की जगह भी a ही कर दूं तो सर्कल बन जाता है, b की जगह भी क्या कर दूं a, तो x² प्लस y² इक्वल टू a², ये क्या बन गया, सर्कल। तो b और a को इक्वल कर दो तो a बाहर आ जाएगा, तो वही क्या बन जाएगी, यही फॉर्म है सेम, बस b की जगह क्या कर दोगे a² कॉमन लेके बाहर आ जाएगा, और यही फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, यही फॉर्म बन जाएगी। इसके बाद ये यहां तक सर्कल की, ये चारों की स्लोप फॉर्म याद करनी है, ठीक है।
इसमें क्या है, अगर ये दो कर्व हो, एक मिनट, ठीक है, चलो ऐसे ही कर लो। अगर ये क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट, ये दो कर्व हैं, पहला क्या है p1x², थोड़ा देख कम रहा है ये, p1x² प्लस q1y² इक्वल टू 1, और ये p2x² प्लस q2y² इक्वल टू 1। अगर ये 90 डिग्री पे कट करें, 90 डिग्री पे, तो ये डायरेक्ट ट्रिक है, ये फॉर्मूला होता है 1/p1 माइनस 1/p2, मतलब ये इसको 1 में लिख दो, 1/p1 माइनस 1/p2, इसी फॉर्म का होना चाहिए, लेकिन x² y² इक्वल टू 1/q1 माइनस 1/q2। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रखा हुआ है इसी का। तो x² है, देखो y² है, तो ये क्या हो जाएगा 1/, इसमें क्या है 1/p² है, तो 1/ में x² के आगे वाला माइनस 1/ में इसमें x² के आगे वाला, तो क्या है 1/m² है यहां पे, फिर इक्वल में 1/q² y² के आगे वाला, और उधर भी 1/n², लेकिन माइनस क्या है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा p² माइनस m² इक्वल टू q² प्लस n²। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे रखा है पीवाईक्यू में। ठीक है, ये लास्ट है। इसमें जो है एक चीज और याद कर लो, अगर कहीं दिख जाए 2xy इक्वल टू p², 2xy इक्वल टू p², एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट ऑफ एनी कर्व एनी पॉइंट एट द कर्व 2xy इक्वल टू p², मतलब ये कोई कर्व है और इसकी इक्वेशन ऑफ ये टेंजेंट बनेंगी इस पर किसी पॉइंट पर, और वो ट्राइंगल बना देंगी। क्या बना देंगी, एक ट्राइंगल, उसका एरिया पूछ लेगा, तो उसका एरिया डायरेक्ट क्या होता है p² ही होता है, उसका एरिया डायरेक्ट क्या होता है, एरिया उसका क्या होता है डायरेक्ट p²। ये भी फॉर्मूला है, ट्रिक है, डायरेक्ट याद रखनी है। जैसे कि एग्जांपल ये रहा, इसमें पूछा एरिया ऑफ ट्राइंगल टेंजेंट से बन रहा है, क्या है कर्व xy इक्वल टू 9, कर्व क्या है, कर्व है xy इक्वल टू 9, तो हमें क्या चाहिए 2xy चाहिए, क्या चाहिए 2xy, तो मैं यहां पूछूं 2xy कितना होगा, 2xy इक्वल टू, तो 9 दूनी 18, तो अगर हम पूछो 2xy इक्वल टू p², तो p² की वैल्यू कितनी आ गई 18, तो यही क्या है एरिया, यही क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल। बस आज के लिए तो ये इतना ही है। आज हमने टेंजेंट नॉर्मल के जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसके जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं वो सारे कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें टेंजेंट नॉर्मल के जितने कंसेप्ट इसमें दे रखे हैं इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही सफिशिएंट है हमारे लिए। लेकिन जितने भी फॉर्मूले हैं ये सब याद कर लेना, और आज के लिए बस इतना ही।